नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था किस तरीके से ओम्स लॉ को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये भी बात किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अलावा मेटेलिक कंडक्टर्स पर भी ओम्स लॉ को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा हम एप्लीकेशन फैराडे लॉ का कैसे होगा उसके बारे में एक आइडिया बना चुके हैं, जिसे हम आगे के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ओम्स लॉ के बारे में ही थोड़ा सा और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, और जब ओम्स लॉ को समझ लेंगे तो फिर हम कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के रूप में समझ पाएंगे। मैंने बार बार आपको बोल रखा है, केमिस्ट्री या साइंस का स्टूडेंट कभी भी आप सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको मॉलिक्यूल से बात करना होगा, आपको एटम से बात करना होगा। मेरे इस बात के कहने का क्या मतलब है, इसको अभी बार ड्रॉ करते हैं, फिर पूरी बात समझ पाएंगे। यहां देखिए, हमें एक छोटा सा इमेज बनाते हैं, उसके बाद सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। एक मिस्टर हमें मिले, हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हमें इनके बारे में जानना है कि ये इतने इंटेलिजेंट क्यों हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई ये कैसे कर लेते हैं। या फिर इसी के अपोजिट हम एक मिस्टर दूसरे हैं जिनके बारे में देखते हैं कि वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं और बिल्कुल भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो दिन रात मार पिटाई वाले एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इनके सामने किताबों की दुनिया है। आप देखें, मिस्टर ये जो हैं, ये हमेशा किताबें ओपन करके पढ़ते रहना चाहते हैं, इनकी पूरी की पूरी नजर किताबों पर होती है और इनका जो दिन रात की एक्टिविटीज है वो मोबाइल पर है। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि दो अलग अलग नेचर के लोग इस तरीके से कैसे हो सकते हैं। अगर इनके बारे में एनालिसिस करना है एक साइंटिस्ट के रूप में, तो आप इनकी इस एक्टिविटीज को देखने के लिए समझेंगे इनके आईक्यू कैसा है। मानते या नहीं? देखिए, ज्यादा यहां पर दूसरे लेवल पर डिबेट को मत ले जाइएगा। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं वैसे आप समझिएगा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अधिकतर जो पढ़ाई से रिलेटेड रिलेशन है वो उसके आईक्यू से जोड़ करके देखा जाता है। वैसे ही अगर हमें यहां पर बात करनी है इस स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को, तो हम सोचते हैं इसका आईक्यू ज्यादा होगा। आईक्यू ज्यादा होगा तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं क्या उसके पेरेंट्स के पास भी इस तरीके की बातें थी। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्टूडेंट के भीतर का जो सेलुलर रिप्रेजेंटेशन है, उस सेल के भीतर फर्दर हम जाते हैं उसके न्यूक्लियस के भीतर। न्यूक्लियस के भीतर जब हम फर्दर जाते हैं तो हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए के भीतर का जो जेनेटिक पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करते हैं, आखिर वो इतना इंटेलिजेंट क्यों है। मानते हैं नहीं? उसका आईक्यू इतना अच्छा क्यों है, इस तरीके की बात आती है। ऐसे ही जो दूसरा स्टूडेंट है वो पढ़ना क्यों नहीं चाहता है, क्या उसके घर में इस तरीके के पढ़ाई के जीन्स नहीं है, क्या ऐसी बात है क्या? उस लेवल पर हमें एनालिसिस करनी पड़ती है। तो ये भी हम यहीं पर देखने की कोशिश करते हैं और ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये दिन रात पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहता, दिन रात मोबाइल में क्यों बिजी है। तो उसके आईक्यू को जब समझने की कोशिश करते हैं तो ये देखने की कोशिश करते हैं, उसके भी न्यूक्लियस के भीतर जाएंगे, उसके डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं और वहां पर न्यूक्लिक मटेरियल में किस तरीके का पढ़ाई से रिलेटेड जीन्स हैं या नहीं है, उस लेवल पर जाकर के बात करने की कोशिश करते हैं। यही बात हम यहां पर भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या ओम्स लॉ में इस तरीके की बात फॉलो की जा सकती है क्या? बिल्कुल फॉलो की जा सकती है। ओम्स लॉ को इसी कॉन्सेप्ट पर समझा जा सकता है। कैसे? चलिए बना करके देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने ओम्स लॉ में पढ़ा क्या है, उस चीज को एक बार देख लेते हैं। हमने ओम्स लॉ में डिस्कस किया था R इज इक्वल टू रो L बाई A। अब यहां पर रो जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। आप बात समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की या जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें डिसॉल्व किए गए हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स की ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो किस हद तक आयनाइज होना चाहते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आसानी से आयनाइज हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल आयनाइज नहीं होना चाहते। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अपने भीतर की ये प्रॉपर्टी होती है, वो वाटर में डालते ही कितना डिसॉल्व होंगे, ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। एसिटिक एसिड कम डिसॉल्व होता है, HCl ज्यादा डिसॉल्व होता है, ये उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी। HCl की, एसिटिक एसिड की कम होती है, ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। बात समझ रहे हैं? लेकिन क्या अगर एक बार आईक्यू कम मिल गया तो क्या वो बिल्कुल भी सोसाइटी में पढ़ाई नहीं कर सकता है? ऐसा आपने सोच सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मैंने इसी के बारे में कहा कि ये जो बच्चा है जिसके बारे में हम कह रहे हैं ये दिन रात मोबाइल में ही लगा रहता है। आप देखें, इनकी दुनिया ही पूरी की पूरी मोबाइल से ही घिरी पड़ी हुई है। क्या ये कभी पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या हम इन्हें बदल नहीं सकते? इनके नेचर को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसी को कहते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट। और इसी इन्वायरमेंट को अगर बदल दिया जाए, इनके चारों किताबें दे दी जाए, इनको मोटिवेट किया जाए, तो संभव है कि ये मोबाइल की दुनिया से अलग हट करके किताबों की दुनिया की ओर चले जाएं। तो इनके सामने अगर किताब लेकर के आएंगे हम, तो हो सकता है ये पढ़ाई से इनका भी इंटरेस्ट जग जाए, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एनवायरनमेंट भी परफॉर्मेंस पर फर्क डालता है और यही बात ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी देखने को मिलता है। आप देखेंगे रेसिस्टेंस जो होता है वो ना सिर्फ उसके इनहेरेंट प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो ऐड किए हैं उसके इनहेरेंट प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, बल्कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं, L/A पर भी डिपेंड करती है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए कहा जाता है ओवरऑल
परफॉर्मेंस किसी बच्चे की उसके जेनेटिक मटेरियल और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, ऐसे ही कोई इलेक्ट्रोलाइट्स किस हद तक आयोनाइज होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा वो आयोनाइज होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। दूसरी बात यह है कि उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है। जैसे अगर मैंने कहा एसिटिक एसिड कम आयोनाइज होगा, लेकिन हम कंडीशंस बदल दें तो क्या होगा? आप कल्पना करें, यहीं पर सोचने की कोशिश करिए। अगर हमने कह दिया एसिटिक एसिड कम आयोनाइज होता है, ठीक बात है, लेकिन क्या पानी ज्यादा उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, वाटर ऐड करते जाए तो आयोनाइजेशन पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ता है। और यही बात हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके द्वारा आयोनाइजेशन की प्रोसेस को हम फेवरेबल कंडीशन में ले जा सकते हैं, और अगर आयोनाइज अच्छे से होगा तो फिर उसकी मोबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं, और इसी वजह से हम कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट पर समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार ओम्स लॉ को देखें फिर से, रो L by A, और यहां पर हम जब कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो मैंने आपको बताया ना, इस फार्मूले को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करके समझना है कि आपके सामने जो फार्मूला बनकर के आएगा R 1 by कप्पा इंटू L by A बनकर के आएगा। और इसी को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो मैंने आपको बताया था RK इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट का नाम दिया था। यहां पर R कप्पा, K को मैंने कप्पा को K के रूप में बोला, इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट जिसे L by A कहा जा सकता है। अगर हमें जेनेटिक लेवल पर स्टडी करनी है, बात समझे, मैंने कहा ना कि एज ए साइंस स्टूडेंट आप डीएनए तक जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर दिया गया है तो उस इलेक्ट्रोलाइट का रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी कितनी है उस लेवल पर अगर हम जाने की कोशिश करें, इस लेवल तक उसके इलेक्ट्रोलाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तक समझने की अगर कोशिश करेंगे तो हमें ओम्स लॉ के इसी फार्मूले की मदद लेनी होगी। ओम्स लॉ का ये जो फार्मूला आगे चल करके मॉडिफाई होकर के हमारे सामने आया हुआ है, इसको देखने की जरूरत होगी। आप देखिए यहाँ पर रो के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके बारे में अगर आप पता करना चाहते हैं तो आपको ओम्स लॉ के फार्मूले में रेसिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए और सेल कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको सेल कांस्टेंट और रेसिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा तब आप चाहें तो रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी को पता करना है, हम रेसिस्टिविटी की बजाय केमिस्ट्री में कंडक्टिविटी का नाम लेते हैं, जबकि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी जब फिजिक्स में इसी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस रेसिस्टिविटी पर करते हैं। यानी फिजिक्स में जब आप इस नाम को लेते हैं तो आप रेसिस्टिविटी का टर्म लेते हैं, और जब आप केमिस्ट्री में इसी बात को कहते हैं तो कंडक्टिविटी के ज्यादा इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपनी बात कहते हैं। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी, और फिजिक्स में जब यही फार्मूला फॉलो होगा तो वहां पर रेसिस्टिविटी की बात कही जाएगी। तो हमारा यहाँ टारगेट है कंडक्टिविटी के बारे में बात करने का, और अगर कंडक्टिविटी पता करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। हमारे पास चैलेंज है रेजिस्टेंस, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कैसे पता कर पाएंगे, और जो वेसल है उसका सेल कांस्टेंट कैसे पता कर पाएंगे। ये दो हमारे पास चुनौतियां हैं, और इसके बारे में अगर हम सॉल्व कर ले गए तब जाकर के किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो कंडक्टिविटी है उसका अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, तो चलते एक बार इमेज फिर से दोबारा ड्रॉ करके देखने की कोशिश करते हैं ताकि हम कप्पा की वैल्यू या कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकें। जब कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहीं से हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, जिसके बारे में बार बार बता चुका हूं कि मोलर कंडक्टिविटी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसके मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बारे में पता चल गया तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कितने मोल डिसॉल्व किए, कितने मोल्स आयनाइज हुए और कितने मोल्स जाकर के रॉड्स पर डिपॉजिट हुए हैं। उन सारी चीजों के लेवल तक समझना अगर है तो मोलर कंडक्टिविटी के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं तेजी से इसको लिख करके समझते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे हम पता कर पाएंगे। तो रेजिस्टेंस के बारे में पता करने के लिए हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। आप जानते हैं ना हमारे पास क्या मदद मिल सकती है, व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से हम इसके बारे में बता सकते हैं। ऐसे ही सेल कांस्टेंट के बारे में अगर जानना है तो हमारे पास डिफरेंट शेप के कंडक्टिविटी सेल के बारे में आइडिया है। तो इस तरीके के L/A के रेशियो को पता करने के लिए हमारे पास कंडक्टिविटी सेल होते हैं। एक स्पेशली डिजाइन हमारे पास वेसल्स होती हैं जिनके इलेक्ट्रोड्स के बीच के सेपरेशन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इलेक्ट्रोड के होते हैं उनके बारे में हमारे पास प्रिपेयर्ड जानकारी होती है। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद लेनी होती है। व्हीट स्टोन ब्रिज वही है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ पर कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज हमारी मदद करेगा एक बार उसको भी देखने की हम कोशिश करेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज और सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता करने के लिए कंडक्टिविटी सेल, दो चीजें यहाँ पर टारगेट में होंगी। जब उनके बारे में पता चल जाएगा तो फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, कप्पा की वैल्यू हम आसानी से पता कर लेंगे और कप्पा की वैल्यू अगर पता चल गई तो आप समझ सकते हैं उसी से डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन को, आराम से आप मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी पता चल गई तो उसके एप्लीकेशन जो कोलराउश लॉ है उसके बारे में हम बात कर सकें। तेजी से चलते हैं, ड्रॉ करने की, लिख करके समझने की कोशिश करते हैं। एक्शन में क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज हमारी कैसे मदद कर सकता है उसके बारे में आप जानते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस की अननोन रेजिस्टेंस के बारे में अगर जानना है तो व्हीट स्टोन ब्रिज हमारी मदद कर सकता है। इसके लिए
व्हीट स्टोन ब्रिज बना करके देखने की पहले कोशिश करेंगे, तभी ये समझ पाएंगे। आपको पता है, अगर आपने किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के वेसल को आपने ले लिया, उसके रेजिस्टेंस के बारे में आपको जानना है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज हमारी यहाँ पर मदद कर सकता है। आप जानते हैं यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस वाले वायर्स अगर जोड़ दिए जाएं और इसमें से 3 के रेजिस्टेंस के बारे में पता है तो चौथे के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये सारी व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से हमने स्टडी कर रखा है। यहाँ पर बाकी सारा सेटअप नहीं जानना है, हमारा मेन फोकस इस इलेक्ट्रोलिटिक वेसल्स पर होना चाहिए जिसके रेजिस्टेंस, जिसके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के रेजिस्टेंस के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ हमने जोड़ दिया अपने उस सेल को, या फिर आप समझ सकते हैं जो हमारे सेल है जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह सकते हैं। चूंकि यहाँ पर हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसलिए हम इसका नाम कंडक्टिविटी सेल कह देंगे। बात समझ रहे ना? तो ये कंडक्टिविटी सेल आप कह सकते हैं, या फिर इसी का नाम आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल के रूप में समझ सकते हैं, जिसके कंडक्टिविटी के बारे में पता करने के लिए पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप जानते हैं अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो, जैसे इसके यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 अगर मान लिया जाए, यहाँ पर R3 है, यहाँ पर R4 है और इसके रेजिस्टेंस को अगर मैं R2 कह दूं और ये अगर पूरा का पूरा सेटअप बैलेंस हो जाए तो उस दौरान R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 का हम फार्मूला लेते हैं। आप जानते हैं ना, ये चीज कही जाती है क्या, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 की बात कही जाती है। इस तरीके से एक बात समझ में आती है, R2 की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है? जैसे जैसे सेल फंक्शनल होने लगता है, यहाँ पर आयंस के नंबर कम होने लगेंगे। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर जो आयंस होंगे वो जाकर के अपने इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इसके कारण थोड़ी देर बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स के नंबर जैसे जैसे कम होने लगेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जैसे जैसे सेल फंक्शनल होता जाएगा, अगर इस तरीके का सेटअप आपने बनाया तो ये सेल थोड़ी देर बाद काम करना या इसकी वैल्यूज में चेंजेस आना पॉसिबल हो सकता है। इसलिए इस तरीके का व्हीट स्टोन ब्रिज बनाते समय हमें सावधानी बरतनी होती है। हम करते क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में किसी भी तरीके का रिएक्शन न होने पाए, इस तरीके की हमें बचाव करने की जरूरत होती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो करंट का सोर्स जो पहले डीसी दिया जा रहा था, डीसी सोर्स देंगे ना, तो यहाँ पर डीसी आप समझ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रोलिटिक वेसल है। ये इलेक्ट्रोलिटिक वेसल है जिसके भीतर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है। समझ रहे हैं ना, इसके ऊपर पोलैरिटी आपको देना ही पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस इसके भीतर हो रहा है और यहाँ पर आमतौर पर जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम बात करते हैं वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ डीसी करंट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये बात समझ रहे हैं ना, वो क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? डीसी करंट, डायरेक्ट सोर्स ऑफ करंट यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पोलैरिटी फिक्स कर देगा, प्लस और माइनस। इसके कारण यहाँ लगातार सेल के रिएक्शन होंगे, जो इसके भीतर इलेक्ट्रोलाइट्स डाले गए हैं उनके कंपोजिशन बदल सकते हैं। इसी वजह से हम बदलते हुए इसके सेटअप में चेंजेस लाते हैं और यहाँ पर एसी करंट का सोर्स दे देते हैं। हम करंट का सोर्स डीसी की बजाय एसी करंट का सोर्स देते हैं। एसी करंट का सोर्स देने से फायदा यह होगा कि यहाँ पर जो पोलैरिटी होती है वो लगातार बदलती जाएगी। अभी आप देख रहे हैं प्लस और माइनस, थोड़ी देर बाद ये अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक जिसको आप पहले प्लस कह रहे थे वो यहाँ पर हो सकता माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाए। अगले राउंड में होगा क्या, ये फिर से बदल जाएंगे और चार्जेस दोबारा चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पर चार्जेस फिर से बदल जाएंगे और आप समझ सकते हैं यहाँ पर लगातार पोलैरिटी बदलती जाएगी। अगर मान लीजिए पहले माइनस था तो अब की बार यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर बदल जाएगा, यहाँ पोलैरिटी में चेंजेस आ जाएंगे और आप समझ सकते हैं यहाँ पर पोलैरिटी में जो चेंजेस आएगा, पहले माइनस ये था तो अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लगातार इस तरीके से अल्टरनेटिव करंट दिए जाने की वजह से पोलैरिटी लगातार बदलती जाएगी। पोलैरिटी लगातार बदलते हुए रहने से यहाँ पर कोई भी सेल का रिएक्शन नहीं होगा। इस तरीके से जो उसके भीतर इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व रहेंगे वो किसी भी प्लेट पर जाकर के डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे। अगर वो डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे, सेल का रिएक्शन लगातार चलता रहे, मींस सेल के भीतर कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसका मतलब उसके भीतर जो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली आप कर पाएंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में डीसी करंट की बजाय हम एसी करंट यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, ताकि प्लेट की पोलैरिटी लगातार बदलती रहे, कोई भी सेल का रिएक्शन वहां पर पॉसिबल ना हो सके। इस तरीके से पहली प्रॉब्लम तो हमने दूर कर लिया। दूसरा ये है कि कैसे हम किसी भी इस वेसल के भीतर, अगर हम इस वेसल की कल्पना कर रहे हैं तो इस वेसल के भीतर आगे हम इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन और यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कैसे अनुमान लगा पाएंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती हमारे पास होती है। उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से हम इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल को बनाते हैं। हमारे पास कुछ स्पेशली डिजाइंड वेसल्स होती हैं जिसके इलेक्ट्रोड्स के बीच के सेपरेशन फिक्स होते हैं और उसके एरिया, जो इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, उसकी वैल्यूज भी हमारे पास अवेलेबल होती है। इस तरीके के क्वेश्चन जब हमें मिलेंगे जहां पर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो हमें एक एडिशनल बात बताई जाएगी। एक कंडक्टिविटी सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा। कंडक्टिविटी सेल जो ऑलरेडी हमारे पास प्री डिजाइंड होंगे,
जैसा कि आप एनसीईआरटी की इमेज में देखेंगे, हमारी किताब में भी दिया हुआ है, प्री डिजाइंड कंडक्टिविटी सेल अवेलेबल रहते हैं। अब उस प्री डिजाइंड जो कंडक्टिविटी सेल होती है उसमें कई बार ऐसा होगा L/A की वैल्यू हमें पहले से दी जाएगी, कई बार ऐसा होगा कि वहां पर प्री डिजाइंड जो आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि ये प्री डिजाइंड हमारे कंडक्टिविटी सेल होते हैं। इसके इमेजेस कई रूप में आपको मिल सकते हैं। आप देखेंगे एनसीईआरटी की किताब में अलग अलग शेप के आपको इसके दर्शाए गए हैं। कुछ इस तरीके से कंडक्टिविटी सेल का शेप दर्शाया गया है, जिसमें इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स और उनके बीच के सेपरेशन को दर्शाया गया। इसी तरीके से एनसीईआरटी ने एक इमेज में इस तरीके के भी कंडक्टिविटी सेल्स के बारे में आइडिया दिया है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स कुछ इस तरीके से लटकाए गए हैं। आपने देखा होगा किताब में इस तरीके से दिया गया है। ये प्री डिजाइन कंडक्टिविटी सेल है। इस तरीके के कंडक्टिविटी सेल के भीतर हो सकता है कुछ क्वेश्चन में इनके डायमेंशंस के बारे में बता दिया जाए। मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझें। हो सकता है इस तरीके के प्री डिजाइन जो कंडक्टिविटी सेल हैं उनके L/A की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दी जाए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि वहां पर L/A की वैल्यू नहीं दिया गया होगा। ये प्री डिजाइन जो कंडक्टिविटी सेल है इसके भीतर से आपको L/A की वैल्यू निकालनी होगी। मतलब ये कि आपको कहा जाएगा ये जो प्री डिजाइन आप देखें यहां पर, ये जो प्री डिजाइन आपके कंडक्टिविटी सेल हैं इसके L/A की वैल्यू कुछ क्वेश्चन में तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि इसका L/A रेशियो कितना है। लेकिन कई बार आपको परेशान करने के लिए वो ये वैल्यू ना दे करके प्री डिजाइन कंडक्टिविटी सेल के रेसिस्टेंस के बारे में कह देंगे, उसके कप्पा के बारे में बता देंगे। उससे आपको इसका सबसे पहले प्री डिजाइन इस सेल के L/A के रेशियो को निकालना पड़ेगा। जब आप इस इंफॉर्मेशन की मदद से निकाल लेंगे, इस तरीके के कंडक्टिविटी सेल की मदद से, फिर आपको इसकी वैल्यूज जब मिल जाएंगी L/A के टर्म्स में वैल्यूज निकाल करके, फिर जो अननोन हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसके कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता। तो एक इंफॉर्मेशन पहले राउंड में यहां से मिलेगी जो L/A के बारे में जानकारी देगी। फिर जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने का प्रयास किया जाएगा। तो एक बार इस स्टेप पर जाना होगा, उसके बाद जो हमारा अननोन जो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल के भीतर इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व किए गए उनके कंडक्टिविटी को लेकर के जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से हमने चूंकि L/A या यूं कह लें कि इसी के बारे में, अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं एक बार, ऐसे भी कह सकते हैं किसी कंडक्टिविटी सेल के भीतर पहले हमारे नॉन सेल के किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व किया गया। आमतौर पर यहां नॉन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KCl का इंफॉर्मेशन दिया गया होगा। बहुत ही सेट पैटर्न है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। कई बार ऐसा होगा कि आपको प्री डिजाइन कंडक्टिविटी सेल दिया होगा और उसमें पहले ही बता देगा कि इसका L/A रेशियो इतना है और आप बताओ दूसरे कंडीशन में अगर इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए तो उसका कंडक्टिविटी कितना आएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपसे सीधे तौर पर इस प्री डिजाइन का L/A रेशियो दे दिया जाए और आपके पास दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद व्हीट स्टोन ब्रिज से R की वैल्यू मिल जाए तो आप जानते हैं R कप्पा इज इक्वल टू L/A होता है। आप कप्पा की वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली L/A की रेशियो वैल्यू नहीं दी जाएगी। इस क्वेश्चन को दो स्टेप में करवाएगा आपसे कहा जाएगा कि एक कंडक्टिविटी सेल है, उसके भीतर KCl का सोल्यूशन डाला गया है, उस KCl के सोल्यूशन का रेसिस्टेंस R है, ऐसे करके आपसे वैल्यू बताएगा और उसके कप्पा की वैल्यू, कंडक्टिविटी सेल के कप्पा की वैल्यू एक इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद इतनी मिली है, तो आप बताओ सेल कांस्टेंट कितना होगा। जब सेल कांस्टेंट मिल जाएगा फिर वो कहेंगे कि अब इसमें एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया गया है। फिर वो क्या कहेंगे, इसमें दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया गया है। इसमें जब नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व की जाती है तो उसके कंडीशन में रेसिस्टेंस की वैल्यू R2 मिलती है। मान लीजिए पहले कंडीशन में R1 मिली, दूसरे कंडीशन में रेजिस्टेंस R2 मिलती है, तो इस दूसरे सॉल्यूशन के लिए जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है उसके कप्पा की वैल्यू आप बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चूंकि पहले क्वेश्चन से आपने L/A की वैल्यू निकाल लिया है, L/A की वैल्यू ऑलरेडी हम पहले क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से निकाल लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें R2 की वैल्यू दे दी जाती है, तो पहले क्वेश्चन के स्टेप से सेल कांस्टेंट, दूसरे के इंफॉर्मेशन से R2 और R2 कप्पा इज इक्वल टू L/A, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बनाया जा सकता है। मेरे इस क्वेश्चन के या इस तरीके के टेक्निक्स को समझाने का मकसद क्या है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। और यहां पर मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी सेल पर जब आप बात करेंगे CGS यूनिट में आपको बात करनी होगी। चलते हैं तेजी से एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कैसे हम कंडक्टिविटी के बारे में किसी आयनिक सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के कंडक्टिविटी का आइडिया बना सकते हैं, उसको मेजर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी को पता
पता अगर करना है तो वही RK इज इक्वल टू L/A का फार्मूला आपको समझना होगा। ये फार्मूला आप कुछ इस तरीके से देखते हैं, आप समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर ये आपको कप्पा लिखा हुआ है, थोड़ा फॉन्ट चेंज हो गया, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कप्पा है। RK इज इक्वल टू L/A, उसी को मैंने यहाँ पर सीक्वेंस वाइज दूसरे तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पर जब कभी भी हम कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कई सारी दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें क्या क्या होंगी, तो यहाँ पर पहले तो रेजिस्टेंस के बारे में हमें पता करना होगा और जो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लिया गया उसके सेल कांस्टेंट के बारे में पता करना होगा। आप उस हद तक सोच पा रहे हैं क्या? उस हद तक आपको समझना ही होगा क्या? एक बार फिर से इमेज बनाते हैं, फिर आप चैलेंजेस को एक बार फिर से देख पाएंगे। देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तब तक कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं कर सकते हैं जब तक आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हुए हो। सबका अपना अपना मेथड होता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जैसा कि मैं अपने आप को मानता हूं, वहां पर तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन सकता है जब तक आपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मॉलिक्यूलर लेवल तक स्टडी नहीं कर लिया है। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है, इसके भीतर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने वाले हैं, इस बारे में आपको जानकारी है। यहाँ कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाएगा, इस इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम ऐड करने वाले हैं A+B-। अब इसके कंडक्टिविटी के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो हमारे सामने चैलेंज ये होगा, पहला ये कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल का L/A का रेशियो क्या होगा। समझ पा रहे हैं? पहला तो एक चैलेंज ये होगा। दूसरी बात ये है कि इस सोल्यूशन का रेसिस्टेंस, ओवरऑल टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा वो हमें पता चल जाए। जब हमें टोटल इसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल का रेसिस्टेंस पता चल जाएगा और इसके डायमेंशंस का जो कांस्टेंट है L/A वो पता चल जाएगा, फिर हम इसके इनहेरेंट प्रॉपर्टी कप्पा के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं? तो यहां पर एक चैलेंज ये है कि ओवरऑल सॉल्यूशन का अगर हम रेसिस्टेंस पता कर लें और सॉल्यूशन का ओवरऑल रेजिस्टेंस स्लाइड पर देखें तो पहला चैलेंज हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला चैलेंज क्या है कि यहां पर सॉल्यूशन का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है। दूसरा ये है सेल कांस्टेंट को कैसे मेजर कर पाएंगे। इन दोनों चीजों को अगर मेजर कर लें तभी हम कंडक्टिविटी के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले रेजिस्टेंस को मेजर करने के बारे में सोचेंगे। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यहां व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको यही बना करके दिखाने की कोशिश किया था ना। एक कंडक्टिविटी सेल लिया और इसमें देखिए R1, R2, R3, R4। जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो उस समय आप जानते हैं ना R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो R2 की वैल्यू पता की जा सकती है। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी सेल के सिरों पर, यहां पर जो इसके छोर होते हैं, जो इसके टर्मिनल्स होते हैं, वहां पर डीसी करंट नहीं दे सकते, हमें एसी करंट देना होगा ताकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के भीतर रिएक्शन ना होने पाए, उससे भी हमें बचना होगा। इसलिए कंडक्टिविटी सेल को हम जोड़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट से। चलते हैं स्लाइड पर और आगे की पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं। अगर ये बैलेंस हो गया तो क्या करेगा? बैलेंस हो गया तो हमें R2 की वैल्यू पता चल जाती है। इसी तरीके से हमें डायमेंशंस पता करना है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वेसल के बारे में अगर हमें पता करनी है, जिसे हम कंडक्टिविटी सेल कह रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए यहां पर बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम यहां पर कंडक्टिविटी सेल कह रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल को डिजाइन किया जाता है इस तरीके से और इसके डिफरेंट डिजाइन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें L/A के डायमेंशंस के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। तो कंडक्टिविटी सेल और उसके भीतर किस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं वो आप देखें। दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स को हम यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। उसकी मदद से जो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें प्लेटिनम ब्लैक कोटिंग की जाती है ताकि ये इनर्ट बना रहे, और इस कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ने के बाद हम रेजिस्टेंस जानने की कोशिश करते हैं और यही हमारी मदद कर देगा सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के दौरान। तो मैंने आपको बताया सेल कांस्टेंट मेजर करना हमारे लिए एक और चुनौती होगा। रेजिस्टेंस के बाद सेल कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं ये जो फार्मूला जो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें रेजिस्टेंस अगर पता चल गया तो सेल कांस्टेंट अगर पता कर लेंगे तो कप्पा की वैल्यू, यहां पर फॉन्ट थोड़ा बदल गया है, प्लीज आप इसको कंफ्यूज ना होइएगा, मैं इसलिए स्लाइड को चेंज करता हूं। यहां पर हमें सेल कांस्टेंट के बारे में पता करना होगा। जब सेल कांस्टेंट के वैल्यूज पता कर लेते हैं तभी हम इन सारी चीजों के बारे में पता कर लेते हैं। तो यहां जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी सेल कांस्टेंट के बारे में पता करने में, वो अपने आप में सेपरेशन और प्लेट्स के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेकर के होगा। हर मामले में ये L/A की वैल्यू कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए इतना आसान नहीं हो, इसलिए कुछ सेट कंडीशंस होती है। उस सेट कंडीशन में हमारे पास L/A की वैल्यू मिल जाती है। यही बात मैंने यहां ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश किया था इसके ऊपर। अब देखिए, यहां पर जो मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा था कि कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनके लिए हमारे पास कप्पा की वैल्यू अवेलेबल होती है। यहां पर जो कप्पा की वैल्यू हमने कहा था, कुछ स्पेशल कंडीशंस में हमें कप्पा और R की वैल्यू मिल जाएगी, जिसकी मदद से हम L/A के बारे में पता कर लेते हैं। जब प्रीवियस कंडीशंस के बेसिस पर L/A की वैल्यू पता चल जाती है, फिर हम अपने अननोन सोल्यूशन के मामले में रेजिस्टेंस और प्रीवियस कंडीशन से मिलने वाले L/A की मदद से कप्पा निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह बात
बात जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा ना, कंडक्टिविटी सेल के लेवल पर रेजिस्टेंस मेजर करना और एक प्रीवियस कंडीशन, एक पहले से सेट कंडीशन में सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना, उसके बाद सोल्यूशन का रेजिस्टेंस पता चल गया, उस वेसल का सेल डायमेंशन एक डेटा से मिल गया, फिर उन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कप्पा की वैल्यू पता चल जाती है। यहां पर L/A का रेशियो पता कर पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ L/A इज नॉट ओनली इनकन्वीनियंट बल्कि ये अनरिलायबल भी होता है। इसलिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए हमें कुछ खास सोल्यूशन के बारे में पता होता है, जिसके रेजिस्टेंस और उस सोल्यूशन के कप्पा के बारे में हमें पता रहता है, और उसी के बाद हम समझने की कोशिश करते, इन जनरल हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं अगले सोल्यूशन के लिए। तो जिस सोल्यूशन की मदद से हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता करते हैं वो KCl सोल्यूशन होता है, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छे से हमें पता होती है डिफरेंट टेंपरेचर्स पर, और इसकी मदद से हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देखिए, मैंने आपसे कहा था ना KCl सोल्यूशन के बारे में हमारे पास जानकारी है। KCl सोल्यूशन का हमारे पास रेसिस्टेंस पता होता है। आप यहां पर देखिए जो मैंने लिखा है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। हमारे पास KCl सोल्यूशन का रेसिस्टेंस पता होता है। KCl सोल्यूशन का रेसिस्टेंस अगर पता हो गया है तो उसी की मदद से आगे एक्सपेंड करते हुए हम बढ़ते हैं। KCl सोल्यूशन का रेसिस्टेंस है, KCl सोल्यूशन का कप्पा हमें पता है। आप समझिए, ये इंफॉर्मेशन हर सोल्यूशन के लिए नहीं अवेलेबल है। हमारे पास कप्पा की वैल्यू KCl सोल्यूशन के लिए अवेलेबल है, और KCl सोल्यूशन का रेजिस्टेंस अगर हमारी जानकारी में आ गया तो इस सोल्यूशन की मदद से हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, यहां पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। और एक बार सेल कांस्टेंट इस वेसल का अगर पता चल गया है तो इसको कैलकुलेट करने में हमारे पास स्लाइड पर देखें KCl सोल्यूशन ने मदद किया है, क्योंकि KCl सोल्यूशन के कप्पा, देखिए कंडक्टिविटी कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है, KCl सोल्यूशन जिसकी कंडक्टिविटी के बारे में हमें जानकारी है, इसलिए पहले हम KCl सोल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसका डेटा हमारे पास है, KCl सोल्यूशन का रेजिस्टेंस, और उसकी मदद से हम वेसल के सेल कांस्टेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, L/A के रेशियो में जानने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार गलत होता है, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस डाल रहा हूं कि आप भूल करके भी ये भूल ना कर पाए, आप गलती से भी ये गलती ना कर पाए, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस डाल रहा हूं। चलते हैं, देखते हैं। अगर इस तरीके का हमारे पास जानकारी है KCl सोल्यूशन की मदद से, फिर हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज हो गया, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कंडक्टिविटी सेल जिसके भीतर आप अननोन इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, हमारे पास मान लीजिए कोई अननोन इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टिविटी के बारे में जानना है, तो हम एक कंडक्टिविटी सेल में उसके डिसॉल्व होने के बाद की कंडीशन की बात करते हैं। मतलब ये कि हमारे पास एक कंडक्टिविटी सेल रहेगी जिसमें हम डिसॉल्व करेंगे, उसकी कंडक्टिविटी पता करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें L/A उसका पता होना चाहिए। यही बात मैं स्लाइड पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझिए, इसमें हम सेल कांस्टेंट किसी कंडक्टिविटी सेल का पहले पता कर लेंगे, तभी उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करेंगे और फिर हमें कप्पा की वैल्यू पता चल पाएगी। तो सेल कांस्टेंट पता कर पाना किसी भी सेल का जरूरी होता है, और इसके लिए हम KCl सोल्यूशन की मदद लेते हैं जिसकी कंडक्टिविटी हमें जानकारी में हो। इसी वजह से हमने ऐसा किया और यहां पर KCl सोल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश किया है। अब यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज और L/A दोनों ही चीजें हमारी जानकारी में है। कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन KCl सोल्यूशन की मदद से पता चला, और वो सोल्यूशन अपना रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से दे देता है। तो रेजिस्टेंस भी पता चल गया, कंडक्टिविटी सेल के डायमेंशंस पता चल गए। अब हम RK = L/A लगाएंगे, हमें कप्पा मिल जाएगा। कप्पा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कप्पा जब एक बार पता चल गया ना, तो मोलर कंडक्टिविटी बहुत आसान हो जाता है। मोलर कंडक्टिविटी में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक फार्मूला फॉलो करना है। तो वो कैसे फॉलो करते हैं, उस चीज के बारे में हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।